In this question, a cup having shape of a frustum of a cone is placed on a horizontal tabletop. Mass of cup is m and diameter of its bottom is d. तो इसका मास स्मॉल m दिया हुआ है और इसका जो डायमीटर है वो d के इक्वल. A uniform rod of mass capital M is placed in the cup as shown the figure. तो इसका मास कैपिटल M इस रॉड का. The rod is inclined at an angle theta to the horizontal. तो this angle is given as theta. Find the maximum length L of the rod so that the system will not turn over, toppling. तो इस सिस्टम की टॉपलिंग नहीं होनी चाहिए, उसके लिए इसकी जो मैक्सिमम लेंथ हो सकती है इस रॉड की वो कितनी हो सकती है. तो इसको कैलकुलेट करने के लिए देखते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है और किस तरीके से ये टॉपल करने की टेंडेंसी इसमें जनरेट हो रही है, उसको देखते हैं यहाँ पे. तो पहले हम क्या करते हैं कि इसके लेंथ को कम करके देखते हैं कि लेंथ कम होना फेवरेबल यहाँ पर कैसे है, हाउ इट इज़ फेवरेबल कि टॉपलिंग नहीं हो रही है लेंथ कम होने से, लेंथ ज़्यादा होने पर टॉपलिंग हो रही है. सपोज़ यहाँ पर अभी लेंथ थोड़ी कम है इसकी, तो इसमें यहाँ पर हम सेंटर ऑफ मास देखते हैं कि ये जो कप है यहाँ पे, इस कप का सेंटर ऑफ मास है वो बिल्कुल इस मिड वाली लाइन पे कहीं ना कहीं होगा. यानी कि मिड वाली लाइन का मतलब है कि ये d/2 और ये भी d/2. तो इस लाइन पे कहीं ना कहीं इस कप का सेंटर ऑफ मास होगा. उस कप के सेंटर ऑफ मास को मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ C1 से. लेट्स से दिस इज C1. फिर उसके बाद में ये जो रॉड है, इस रॉड का सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इसकी लेंथ L है या फिर यूनिफॉर्म मास यहाँ पे इसका डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो इसके मिड पॉइंट पे होगा. अगर यूनिफॉर्मली मास है इसका, तो मिड पॉइंट मान लीजिए कि यहाँ कहीं पर इसका, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं आ गया. इसको मैं C2 नाम देता हूँ. अब ओवरऑल जो इस पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास होगा वो इस लाइन पे कहीं ना कहीं लाई करेगा, दोनों को मिलाने वाली लाइन पे. तो जो ओवरऑल सेंटर ऑफ मास है, लेट्स से कि वो इस लाइन पे यहाँ कहीं पर है और यहाँ कहीं पे है, तो फिर यहाँ से जो mg होगा इस पूरे सिस्टम का, यानी कि जो ग्रेविटेशनल इसका फोर्स होगा, जो वेट होगा, वो यहीं से पास होगा. इसका जो वेट है वो यहाँ से पास हो रहा है. अब वर्टिकल में जो दूसरा फोर्स यहाँ पे आ रहा है जो इसको बैलेंस कर रहा है वो है नॉर्मल रिएक्शन. तो नॉर्मल रिएक्शन, अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे अब किस तरीके से लगेगा जिससे कि टॉपलिंग यहाँ पे इसमें नहीं हो. तो नॉर्मल रिएक्शन, जैसे यहाँ पर अगर किसी सिस्टम पे दो ही फोर्स होते हैं, नॉर्मल जो भी आएगा ऑब्वियस है कि वो W के बराबर ही आना चाहिए, वो W से अलग नहीं आ सकता. नॉर्मल W के बराबर होगा तभी वर्टिकल इक्विलिब्रियम में भी रहेगा. तो नॉर्मल इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द सिस्टम, और ये दोनों बराबर हैं और डायरेक्शन अपोजिट होंगे दोनों के. एक ऊपर की तरफ लग रहा होगा नॉर्मल और जो वेट है वो नीचे की तरफ लग रहा है यहाँ पे. अगर किसी बॉडी पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लगते हैं और उनकी लाइन ऑफ एक्शन अगर अलग अलग होती है, या इसके लाइन ऑफ एक्शन है, ये इसके लाइन ऑफ एक्शन है, लेकिन दोनों एंटी पैरेलल हैं दूसरे के, तो इस तरह के सिस्टम को हम बोलते हैं फोर्स कपल सिस्टम. और इसका जो टॉर्क होता है वो किसी पॉइंट वगैरह पे डिपेंड नहीं करता. तो सिंपली वो टॉर्क हो जाता है F/L, वेयर L इज़ डिस्टेंस बिटवीन द टू लाइन ऑफ एक्शंस. तो हमारे केस में भी इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैं यहाँ पर, लेकिन अब उनका टॉर्क अगर वो अलग अलग लाइन के अलॉन्ग लगेंगे तो टॉर्क कितना आ जाएगा. तो उनका टॉर्क जीरो होने के लिए ज़रूरी है कि वो इस तरीके से लगें, दोनों एक ही लाइन के अलॉन्ग लगें. तो एक ही लाइन के अलॉन्ग लगेंगे तो दिस L विल बी ज़ीरो, और ऐसे सिस्टम का जो टॉर्क होगा वो भी किसी पॉइंट के अबाउट जीरो हो जाएगा. तो यहाँ पर जो नॉर्मल लगना चाहिए, जो हमने यहाँ से देखा, तो जो नॉर्मल लगना चाहिए वो कुछ इस तरीके से लगना चाहिए. नॉर्मल शुड एक्ट लाइक दिस. अब नॉर्मल अगर इस तरीके से लगता रहेगा तो उस केस में नॉर्मल वेट बैलेंस रहेंगे, उनका टॉर्क भी जीरो रहेगा, कहीं कोई प्रॉब्लम यहाँ पर इसमें नहीं आएगी इसमें. लेकिन अब यहाँ पर अगर मैं इसकी रॉड की जो लेंथ है उस लेंथ को अगर मैं इंक्रीज़ करता हूँ, लेट से मैंने उसको इंक्रीज़ किया और इंक्रीज़ मैंने करके कुछ इतना इंक्रीज़ कर दिया सपोज़. तो अगर मैंने इस रॉड की लेंथ को इंक्रीज़ किया तो उससे क्या होगा, ये जो C2 है वो थोड़ा आगे शिफ्ट कर जाएगा. जो रॉड का इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास है वो इंडिविजुअल सेंटर ऑफ मास थोड़ा आगे शिफ्ट कर जाएगा. उससे ओवरऑल सेंटर ऑफ मास भी थोड़ा लेफ़्ट के डायरेक्शन में यहाँ पर शिफ्ट कर जाएगा. और अब जो लाइन ऑफ एक्शन है mg की वो ये हो जाएगी. अब इससे यहाँ पर क्या होगा, जो नॉर्मल है उसको भी शिफ्ट होना पड़ेगा. तो जैसे जैसे आप लेंथ को यहाँ पर इंक्रीज़ कर रहे हो, L यहाँ पर जैसे जैसे इंक्रीज़ होता जा रहा है, C2 जो है वो लेफ़्ट की तरफ शिफ्ट होता जा रहा है, लेफ़्ट. तो C2 लेफ़्ट शिफ्ट हो रहा है यहाँ पे. उसके साथ साथ जो नॉर्मल रिएक्शन है, नॉर्मल भी यहाँ पर लेफ़्ट शिफ्ट होता जा रहा है. लेकिन नॉर्मल जो है वो कब तक शिफ्ट हो सकता है, वो उसके शिफ्ट करने की एक लिमिट है. वो जो नॉर्मल है वो नॉर्मल बस इसी पॉइंट तक शिफ्ट हो सकता है, इसके आगे नॉर्मल नहीं जा सकता है. तो क्रिटिकल केस यहाँ पर ये हो जाएगा कि हमने लेंथ कुछ इतनी कर दी है इसकी, जिससे कि सेंटर ऑफ मास, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास जो है वो कुछ इस तरीके से इतना आगे बढ़ गया है कि जो mg है वो जस्ट इस पॉइंट से पास होने लग गया है. तो उसको अगर मैं यहाँ पर डायग्राम में दिखाऊँ तो डायग्राम में कुछ इस तरीके से दिखेगा. ये सपोज़ मैंने लेंथ को और बढ़ा दिया यहाँ पर इसमें, और जो ओवरऑल यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस लाइन पर आ गया है. C2 वगैरह सपोज़ यहाँ कहीं चले गए इसमें. तो अब वेट भी यहाँ पर इसी कॉर्नर से पास हो रहा है, जो नॉर्मल है वो भी इसी कॉर्नर से पास हो रहा है,
अब इसके बाद जैसे आप लेंथ थोड़ी और इंक्रीज़ करोगे तो उसके बाद में फिर यहाँ पर अब ये रुकने वाला नहीं है, फिर ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टॉपल कर जाएगा। तो जो क्रिटिकल केस है उस क्रिटिकल केस को बना करके अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं कि हम लेंथ मैक्सिमम जो है वो कहाँ तक रख सकते हैं, मैक्सिमम लेंथ क्या हो सकती है। तो लेट अस टेक द क्रिटिकल केस। तो क्रिटिकल केस का डायग्राम बनाते हैं। क्रिटिकल केस में जो यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो बिल्कुल इस कॉर्नर वाली लाइन के ऊपर होगा। तो उसका डायग्राम यहाँ पर बना लेते हैं। तो ये हो गया कप और सपोज यहाँ पर ये हो गया रॉड। रॉड की लेंथ को हमने कुछ इतना कर दिया है कि सेंटर ऑफ मास कुछ इसका इतना दूर चला गया है कि ओवरऑल जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस लाइन पर है। दिस इज़ द ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द सिस्टम, जिसमें जो C1 था वो C1 तो हमको पता है कि C1 यहाँ कहीं पर रहा होगा। जो C2 है सपोज़ वो लेट से यहाँ कहीं पहुँच गया है, और ये कुछ इस तरीके से गए हैं यहाँ पर कि जो ओवरऑल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो इस लाइन पे यहाँ पे आ गया। जैसे कि वेट जो है वो यहाँ से ऐसे पास होना स्टार्ट हो गया, नॉर्मल कुछ इस तरीके से पास होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, दिस इज़ द सिनेरियो यहाँ पे। तो अब यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी के अबाउट सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे कि लेंथ कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, यहाँ पर इसका इंडिविजुअल mg दिखा देते हैं जो इस कप का है। तो वो स्मॉल mg के बराबर है। यहाँ पे मैं इसका इंडिविजुअल दिखा देता हूँ और मैं क्या करता हूँ, सेंटर ऑफ मास के अबाउट नेट टॉर्क 0 कर देता हूँ। नेट टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0। तो अब यहाँ पे W तो ओवरऑल था, तो ओवरऑल ना दिखाने के बजाय हम बस यहाँ पर इंडिविजुअल दोनों की वेट दिखा रहे हैं। जो नॉर्मल है वो नॉर्मल जो है वो सेंटर से पास हो रहा है, तो इसका तो टॉर्क 0 हो गया। इंडिविजुअली इन दोनों का टॉर्क नेट मिला कर 0 होना चाहिए, तो नॉर्मल का टॉर्क इज़ 0। इसका जो टॉर्क आएगा वो क्लॉकवाइज आएगा, आप देख सकते हैं यहाँ से। और ये क्योंकि इधर की तरफ है तो ये ऐसे रोटेट ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। इसका टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज आएगा, तो जितना क्लॉकवाइज टॉर्क इसका उतना एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क इसका होना चाहिए, जिससे कि बैलेंसिंग यहाँ पर हो पाए। लेंथ वगैरह हमें क्या लेनी पड़ेगी इसमें, क्योंकि मेरे को इसके अबाउट अगर इसका टॉर्क चाहिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा इस लाइन ऑफ एक्शन पर। फिर उसके बाद में ये जो लाइन ऑफ एक्शन है इस पर ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस चाहिए होगा मेरे को। तो मुझे ये डिस्टेंस और ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। तो ये डिस्टेंस तो बड़ा आसान है यहाँ पे। ये डिस्टेंस तो सिंपली कितना हो जाएगा, d/2। दिस इज़ अगेन d/2। तो आप स्मॉल mg को तो d/2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका टॉर्क क्लॉकवाइज आ रहा है। दिस क्लॉकवाइज शुड बी बैलेंस्ड बाय सम एंटी क्लॉकवाइज, और एंटी क्लॉकवाइज इस कैपिटल mg का आएगा। इसके टॉर्क को अब मैं यहाँ पर क्या लिखूँ इसमें, तो यहाँ से लेकर के जो C2 पॉइंट है यहाँ तक के डिस्टेंस l/2 होगी। ठीक है, क्योंकि इसका मिड पॉइंट पे होता है, तो ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हो जाएगा l/2। और फिर अगर मैं ये डिस्टेंस देखूँ इस डायग्राम के अंदर, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा फिर, क्योंकि एंगल थीटा है तो दिस विल बी l/2 cos थीटा। मुझे चाहिए यहाँ पर ये वाला डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक का l/2 cos थीटा, उसमें से d माइनस कर देंगे तो दिस विल बी l/2 cos थीटा माइनस d। तो दिस इज l/2 cos थीटा माइनस d। तो कैपिटल mg मल्टीप्लाइड विथ l/2 cos थीटा माइनस d। तो जस्ट अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना बाकी रह गया, तो इसमें से g वगैरह सब जो है वो कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल आप यहाँ पर l का आंसर निकाल लो। जो भी l यहाँ पर आएगा वो एक तरीके से l मैक्स है। मैक्सिमम आप इतनी लेंथ रख सकते हो जब ये टॉपल नहीं करेगा। जैसे आप लेंथ थोड़ी सी और इंक्रीज़ करोगे तो ये थोड़ा सा और बाहर होगा। जैसे बाहर होगा वो यहाँ पर फिर जो वेट है वो यहाँ से बाहर हो जाएगा, नॉर्मल इससे बाहर नहीं जा सकता। तो l मैक्स की जो वैल्यू आएगी वो आप कैलकुलेट कर लोगे, इतनी आ जाएगी d/cos थीटा टू कैपिटल M प्लस स्मॉल m डिवाइड बाई कैपिटल M। और ये जो तरीका हमने यहाँ पर यूज़ किया है, कई बार इसको हम अदर वर्ड्स में इस तरीके से बोलते हैं कि जो आपका यहाँ पर इसका वेट है, जो ओवरऑल वेट है वो इस सपोर्टिंग रीजन में रहना चाहिए। एक तरीके से ये जो रीजन है ये रीजन वेट को सपोर्ट कर रहा है। जितना ज़्यादा यहाँ पर ये रीजन होगा, जितना ज़्यादा बेस होगा, उतना ज़्यादा आप यहाँ पर इसको सपोर्टिंग रीजन प्रोवाइड कर रहे हो, उतनी टॉपलिंग के चांसेस कम हो जाएंगे। तो जब यहाँ पर हम क्या करते जा रहे हैं कि इधर का वेट एक तरीके से इस साइड में वेट हम बढ़ाते जा रहे हैं। वेट का मतलब वेट बढ़ाते जाने का मतलब है कि इस साइड में हम यहाँ पे सेंटर ऑफ मास को शिफ्ट कराते चले जा रहे हैं। ठीक है, तो इधर जैसे जैसे हम शिफ्ट कराते चले जा रहे हैं तो mg की जो लाइन ऑफ एक्शन है पहले यहाँ से पास हो रही थी, फिर मान लीजिए यहाँ से पास हो रही, फिर यहाँ से पास हो रही है। तो जब तक ये अपने सपोर्टिंग रीजन में रहेगा तब तक टॉपल नहीं करेगा यहाँ पर ये। और जैसे सपोर्टिंग रीजन से आप इसको बाहर करोगे, ऐसे जस्ट हुआ यहाँ पर, तो उसके बाद ये टॉपल कर जाएगा। तो इसके लिए हम यही बोलते हैं कि सपोर्टिंग रीजन से बाहर यहाँ पर mg के लाइन ऑफ एक्शन नहीं जानी चाहिए। mg का मतलब है ओवरऑल जो ग्रेविटी है उसके लाइन ऑफ एक्शन नहीं जानी चाहिए। तो दिस इज़ द फाइनल आंसर टू दिस प्रॉब्लम।